हेलो मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप लोग। आपको स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्स पॉइंट में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। 8 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और सभी के प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। और जो बच्चा ये 8 प्रैक्टिस सेट नहीं किया है उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। और आपको इसी तरह से अच्छे से तैयारी करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और फॉर्म जो अभी तक बच्चा नहीं अप्लाई किया है कर दीजिए और जीके जीएस की चिंता करना छोड़ दीजिए। हाँ, अभी हम जीएस का सवाल थोड़ा सा कम डाल रहे हैं इसमें, आपकी मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन वो भी कुछ दिनों में मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 10 से ज़्यादा 15 क्वेश्चन करूँगा आपकी बार से। ठीक है, क्लास से थोड़ा सा आधे घंटा से थोड़ा ज़्यादा करूँगा, लंबा करूँगा। लेकिन आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेट माने हम भी मोटिवेट रहें, आपके लिए क्लास से बनाते रहें। ठीक है, और जीके जीएस जो हमारे कराने का अलग ही तरीका है, आपको तो मालूम ही है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाए हुए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा होगा। कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर होती हैं। अब बताइए कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका थे नहीं हैं, कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका भारतीय मुद्रा पर, भारतीय नोट पर सिग्नेचर था। अब तो आपको मालूम है कि नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, आरबीआई के गवर्नर का। लेकिन प्रधानमंत्री कौन था वो जो उसका साइन था उनके नोट पर। तो इसका पहला का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सिग्नेचर भारतीय मुद्रा पर है। ये कब गवर्नर थे, आरबीआई के ये गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर GOVERNOR गवर्नर कब थे ये 1982 से 85 तक ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, आप बता दीजिए आप कि जो ये तो हो गया नोटों पर, यानी कि 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है। 1 रुपए का नोट देखे आप लोगों ने, 1 रुपए का नोट होता है ना, लेकिन 1 रुपए का नोट 1 रुपए के सिक्का के बराबर है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन जो लोग होते हैं ना, कैसे जैसे में कि मिलेगा 1 रुपए का नोट ना, उसको रख लेंगे, क्योंकि भविष्य में सोचते हैं कि चलो भविष्य में 1 का 50 मिलने लगेंगे। ऐसे ऐसे करके कुछ लोग होते हैं जो 1 रुपए के नोट को पर्स में सजा करके रखे रहते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, तो वित्त सचिव का, वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। किसका, वित्त सचिव का। इस पे आरबीआई गवर्नर सिग्नेचर नहीं होता है, वित्त सचिव का। और वर्तमान में कौन है ये वित्त सचिव, वर्तमान में टीवी सोमनाथन है। टीवी सोमनाथन जो है वर्तमान में वित्त सचिव के गवर्नर है। टीवी सोमनाथन वर्तमान में कौन है भाई, वित्त सचिव को ये गवर्नर है। तो इनके बाद आप बता दीजिए कि नोटों पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं। नोटों पर देखा होगा आपने, अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाओं में लिखा रहता है। 10 रुपये नोट, 10 रुपये नोट। देखिएगा नोट को उल्टे साइड में देखिएगा, एक बॉक्स ऐसे करके ऐसे ऐसे लिखा रहता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे लाइन से। तो वो कितने भाषाओं में लिखा रहता है, तो नोटों पर कुल 15 भाषाएं होती है। 15 गिन लीजिएगा अभी आप लोग, 15 भाषाएं होती है। कितनी, 15। अब बता दीजिए थोड़ा सा कि ये जो मनमोहन सिंह हैं इनके बुक कौन कौन सी हैं। तो इनके बुक को आप लोग यही पे लिख लीजिए, इनके बुक्स कौन कौन से हैं। तो एक बुक है टू द नेशन फॉर द नेशन, ये इनका एक बुक का नाम है। और एक बुक याद रख लीजिएगा, चेंजिंग इंडिया। कौन सा बुक, चेंजिंग इंडिया। ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए, टू द नेशन, फॉर द नेशन और चेंजिंग इंडिया। तो आपका ये पहला का कंप्लीट हो चुका है और इनसे मैंने इतनी सारी जानकारी आपको दिया। तो इस प्रकार से चलते हैं, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन आया होगा आपकी स्क्रीन पर। और हाँ, ठंडा बढ़ गया है तो आप लोग अपना इंतजाम, ऐसा है मैं जैसे पहना हूँ, देखिए अंदर इनर है, शर्ट है, तो आप लोगों को भी बच के रहना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ, फॉर बीसी रॉय पुरस्कार यानी बीसी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन का बोल रहा है आंसर जो हो जाएगा बीसी रॉय
पुरस्कार आपको मालूम होगा किस में दिया जाता है भाई, तो चिकित्सा में दिया जाता है, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी बीसी रॉय का पूरा नाम क्या है, तो आपको मालूम होगा विधान चंद्र रॉय। विधान चंद्र रॉय या राय कह सकते हैं। जो ये कब से इनको अवार्ड देना शुरू हो गया, कब से भाई, तो 1962 से ये अवार्ड शुरू हुए थे। 1962 से अवार्ड शुरू हुए। विधान कब, अब एक बता दीजिए चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो इन्हीं के जन्मदिन पर चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, तो 1 जुलाई को इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस, 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, बीसी रॉय का है जन्म हुआ था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संगीत कला निधि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत कला निधि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। और एक बता दीजिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये दोनों अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत कला निधि पुरस्कार तो संगीत शुरू में है, यानी कि संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अब ये राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार एक और अवार्ड बता दीजिए, रामनाथ गोयंका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। रामनाथ गोयंका अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, रामनाथ गोयंका अवार्ड, तो ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में भाई, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं रामनाथ गोयंका अवार्ड। तो इन सारे अवार्ड को भी इनके साथ ही आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि और साथी नए हमारे चैनल से जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। 1.1 के तक पहुंचाइए, कुछ ही दिनों में हम लोग 1.1 के तक पहुंच जाएंगे। अभी तो थोड़ा कहने में अजीब लग रहा है 1.1 यानी 1000, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी वन उसको क्या बोलते हैं 100 के तक, बाप रे 50 के तक, उतना तो बहुत दूर है। आप लोग 1.1 के ही करवा दीजिए, उसके लिए ही हम आपसे धन्यवाद आपको बोल सकते हैं। आपको करने का तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हमको मालूम है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कांग्रेस का गठन कब हुआ था। हाँ भाई, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बोला जाता है, पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885। फुल डेट ये हुआ 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर। कहाँ हुआ था भाई इसका स्थापना, ग्वालियर टैंक मैदान के पास, चाहे मैदान में बोला, ग्वालियर टैंक मैदान में। किस विद्यालय में भाई, तो इस विद्यालय का नाम था, इस एक विद्यालय में वो था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका जो हुआ था गठन हुआ था, ठीक है। कितने सदस्य थे, यानी कितने प्रतिनिधि द्वारा, तो 72 प्रतिनिधि थे उस समय, इसके गठन के समय 72 प्रतिनिधि द्वारा, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे, इसके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब आप बता सकते हैं इसके संस्थापक कौन है भाई, संस्थापक तो पढ़ नहीं किए हम लोग, तो इसके संस्थापक जो थे, इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। कौन थे, A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम अगर पूछे तो एलन एक्टोबियम ह्यूम होता है इनका पूरा नाम, एलन एक्टोबियम ह्यूम इनका जो है पूरा नाम है, संस्थापक थे।
अब राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके कितने सभाएं हुई थी? तो पहली सभा में तो कांग्रेस की जो पहली सभा हुई थी, पहली सभा, ये तो उसी में गठन किया गया। पहली सभा कब हुआ था? 1885 में पहली गठन हुआ था, जो कहाँ हुआ था भाई? कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में इसका पहला सभा हुआ था। और इसमें कितने सदस्य थे? 72। और अध्यक्ष कौन थे भाई? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके वहाँ पे अध्यक्ष थे। अब दूसरा सभा कब हुआ था? इधर ऐसे ही आपको लिखते जाना है, और यहाँ अध्यक्ष का स्टार दे के यहाँ पे अध्यक्ष करके, और ये अध्यक्ष के साइड में लिखते जाइएगा। यहाँ पे प्रतिनिधि है। तो 1886 में कितने थे? तो 1886 में जो हुआ था, कलकत्ता में ये सभा हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है। और उसमें कुल 307 प्रतिनिधि थे। कितने? 307 प्रतिनिधि थे। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे उस समय 86 लिखे हैं यहाँ पे, 1886 में अध्यक्ष है। तीसरा हुआ था, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा सभा में 1887 में मुंबई में। कहाँ? मुंबई में नहीं, सॉरी, मद्रास। तीसरा जो था मद्रास में हुआ था, मद्रास में। और उसमें कितने थे? 648 प्रतिनिधि थे। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जो थे उस समय अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और लास्ट जो हुआ था चौथा, 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? इलाहाबाद में। और उसमें जो प्रतिनिधि थे टोटल 1248 प्रतिनिधि थे। और वहाँ के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल जो थे उस समय के अध्यक्ष थे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 307 नहीं 347, और 607 इसमें थे, 607 सदस्य जो थे प्रतिनिधि। ये जो है ये प्रतिनिधि का कॉलम है। ये तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन आपको इतना मालूम रहेगा तो ठीक रहेगा। ये सभी प्रतिनिधि थे, और ये जो थी कांग्रेस की सभाएं थी, और ये जो सारे हैं ये चारों लोग उस समय के अध्यक्ष थे। तो आपको सभी लोगों को इसी प्रकार से नोट्स में लिख लेना है। तो इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक, अभिव्यक्ति, झंडा फहराना, पुतला फूकना, मौन इत्यादि स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में है? तो पॉलिटी में आ चुके हैं हम लोग। अभी जो हम लोग का ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये से क्वेश्चन नहीं पूछेगा सिर्फ एक ही, वाक की स्वतंत्रता चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में। हमने सभी लिख दिए हैं ताकि आपको दिमाग में रहे। और आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। अभी हमारे क्लास को बहुत ही कम भाई लोग, बहुत ही कम दोस्त देख पा रहे हैं। क्लास को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इसको देख पाए। जो SSC GD का 84,000 पोस्ट है उसमें ये उनका हेल्प कर सके, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, वाक अभिव्यक्ति, झंडा फहराना, पुतला फूकना, मौन इत्यादि स्वतंत्रताएं किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 के ए में है। वाक अभिव्यक्ति, पुतला फूकना यानी किसी का नहीं होता है, कोई गलत काम हो गया तो उसका पुतला बना के जलाया जाता है, पुतला फूकना। मौन रहना की स्वतंत्रता, आपको मन करे तो चुप ही रह सकते हैं, आपको इसके लिए स्वतंत्रता है, यानी कि आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पापा के सामने मौन रहे, दे देना दन, वहाँ पे आपको ये अनुच्छेद काम नहीं करेगा, ठीक है। RTI जो मीडिया होता है, RTI और मीडिया जो भी है, ये सब भी इसी में आती हैं, अनुच्छेद 19 के ए में। तो 19 के बी में क्या है भाई? 19 के बी में है जो सभा आप बना सकते हैं, सभा। लेकिन सभा जो करेंगे शांतिपूर्ण सभा होनी चाहिए। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता है ही नहीं कि हुड़दंगई करके सभा आप लोग कीजिए। 19 के सी में है, संघ बना सकते हैं, कहीं भी संघ यानी कि ग्रुप बना सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्रता है, ठीक है। 19 का सी हो गया। तो 19 के डी में जो है वो है, कहीं
कहीं भी घूमने का अधिकार, कहीं भी क्या है, घूमने का अधिकार। लेकिन कहाँ भाई, तो सिर्फ अपने देश में ही, कहीं भी इसके अनुच्छेद के अनुसार। अब विदेश में घूमने का जो है स्वतंत्रता, वो अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। अनुच्छेद 19 से जो 22 है टोटल, वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये भाग 3 का जो दूसरा है मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद डी हो गया 19। अनुच्छेद ई में क्या है, अनुच्छेद ई में जो है वह है संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसे तो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार इसे जो है, इसे आपको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19 के एफ में जो है वो है व्यवसाय का अधिकार, यानी कि आपको जो मर्जी आप वो बिजनेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो इन सारे को भी आपको याद कर लेना है, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। एक इसमें छूट रहा है, आपको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे जो है ई नंबर जो है, ये देखिए, ये जो है ई एफ नंबर है, ये जो है जी नंबर है। तो ई नंबर का हम लोग छोड़ चुके हैं। ई नंबर है जो कहीं भी बसने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के ई में, यानी कि देश के कहीं भी कोना में आप लोग जमीन खरीद के बस सकते हैं, ये आपका अधिकार है, स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। तो इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार इतना आपको याद रख लेना है। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, जो शून्य भेदभाव लड्डू दिवस कब मनाया जाता है। शून्य भेदभाव यानी कि जीरो भेदभाव, नो ही 1% भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कौन अमीर है कौन गरीब है। शून्य भेदभाव कब मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई बता सकते हैं आप लोग, 5वां जो है शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है भाई। तो सब बच्चा जानते होंगे इसका आंसर 1 मार्च। नहीं जानते हैं, हाँ नहीं मालूम होगा, ये जो दिवस है ना सब नहीं मालूम होगा आपको। शून्य भेदभाव दिवस कब मालूम मनाया जाता है, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और 1 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, 1 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। 1 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वो वाला ऊपर वाला याद रख लेना है। तो 2 मार्च को कुछ नहीं होता है। 3 मार्च को क्या होता है, 3 मार्च को बता दीजिए। तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस जो है, 3 मार्च को क्या है, विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है 3 मार्च को। और इसी 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। श्रवण यानी सुनने वाला, कान वाला जो दिवस है, श्रवण यानी सुनाई वाला, वो श्रवण को मारने वाला नहीं, उनके मृत्यु का वाला दिन नहीं, ठीक है। जो कौन मार दिए थे, राजा दशरथ जो थे, राम जी के पिता, बाण से मार दिए थे। किसके लिए सुनकर भाई, वो कहानी अच्छा था। वहाँ पे उनका माता पिता उनको श्राप दे देते हैं कि आप भी अपने पुत्र के वियोग में मर जाइएगा। राजा दशरथ को श्रवण कुमार के पिताजी जो थे और माता जी वो अंधे रहते हैं और उनको टांग कर से ले जाते हैं श्रवण कुमार। उनको रास्ते में प्यास लगती है, वो पानी लेने के लिए जाते हैं और वहाँ से राजा दशरथ चलते हैं शिकार के लिए। शिकार पे उनके पास एक शक्ति था कि वो आवाज़ सुनकर बाण चलाते थे और वो जाकर बाण सीधे निशाना पर ही लगता था। तो वो उनको लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, उनको आहट सुनाई दिया कि लग रहा है कि कोई जानवर पानी पी रहा है। वो ऐसे करके बाण मारे तो जाकर लगा कहाँ, श्रवण कुमार को, जो श्रवण कुमार पानी भर रहे थे। और वो लगे कराहने दर्द के मार से, और वो बोलने लगे कि आपने यह क्यों किया, हमको क्यों मारा, हमने आपको क्या बिगाड़ा था। तो जो थे वो श्रवण कुमार, वो बोले कि जाओ ये पानी ले जाओ, अब तो मैं मर गया, अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो मैं बचूंगा नहीं। तो वो बोले कि ठीक है, मैं बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तो बोले कि कुछ नहीं, ले जाइए या पानी, मेरे माँ बाप वहाँ प्यासे हैं, उनको पानी दे दीजिए। तो ले जाकर पानी पहुँचते हैं तो उनके जो माता पिता हैं वो बोलते हैं कि पुत्र आ गए। तो राजा दशरथ थे, वो तो पानी ले गए थे जो थे, अब बोल ही नहीं रहे हैं, तो बोलते ही नहीं कुछ। तो वो तुरंत पहचान जाते हैं कि मेरा पुत्र नहीं है। बोलता है कि मेरे पुत्र कहाँ है, तुम कौन है। उनके माता पिता बोलते हैं कि तुम कौन है। तो वो बोले कि मैं राजा दशरथ हूँ, अयोध्या का राजा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे मेरे हाथों आपके पुत्र की प्राण चली गई। तो उनको लोगों को गुस्सा आया और गुस्से में
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स, थोड़ा सा इशूज आ गया था, इसके लिए वीडियो ऑफ हो गई थी। तो शुरू करते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? राजा दशरथ लेकर पहुँचे पानी, तो वो लोग, उनके माता पिता तुरंत जान गए कि मेरा बेटा ये नहीं है। तो उन लोगों को पूछने लगे कि मेरा बेटा कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि मेरे हाथों, तो उनकी प्राण चली गई। तो उन्होंने उसी गुस्से में आकर उनको एक श्राप दे दिया कि जा तू भी अपने पुत्र की वियोग में ही ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगा। उसके बाद अपना प्राण वो लोग वही त्याग देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से वो श्रवण कुमार की बात नहीं हो रहा है, ये विश्व श्रवण कुमार यानी श्रवण दिवस यानी सुनने वाला दिवस की बात हो रहा है। ठीक है। तो 3 मार्च को ये मनाया जाता है। तो बता दीजिए 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो बता सकते हैं क्या आप लोग कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पिछले ही क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय महिला दिवस पढ़ा था। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? यहीं पे आपको यहाँ लिख लेना है राष्ट्रीय महिला दिवस। पीछे देखिएगा आप, हमको मालूम है 13 फरवरी को, क्या 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाते हैं। तो कब मनाया गया भाई? 8 मार्च को हो गया। 3 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च तो बता। 14 मार्च को क्या मनाते हैं? और लास्ट में 15 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 14 मार्च को जो है पाई दिवस मनाते हैं। क्या दिवस भाई? पाई दिवस मनाते हैं। और 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता आधा का अता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। और जो दिवस थे, इतने सारे दिवस मार्च तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी कि दिसंबर तक हमको कंप्लीट कर लेने हैं। जो इम्पोर्टेंट डेज है वही, सभी को नहीं। ऐसे तो हर दिन कोई ना कोई डे होता ही है, तो आपको उतना सारा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है हम आपको याद करवा सकते हैं। तो 5वां हो गया। चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा। बोल रहे हैं अंकिया नाट कहाँ का लोक नृत्य है? हाँ, तो लोक नृत्य से जो है फोक डांस, क्या बोलते हैं इसको? फोक डांस। क्लासिकल डांस तो हम लोग कम पढ़ना है, लेकिन फोक डांस ज़्यादा। ये बोल रहा है अंकिया नाट कहाँ का है? अंकिया नाट, तो अ से अंकिया नाट, तो अ से हो गया असम का है जो ये अंकिया नाट है। और असम के और कौन कौन से लोक नृत्य है? तो आपको याद रख लेना है बिहुला की बिहुआ बोलते हैं, बिहुले बोलते हैं, बिहुला। नट पूजा है एक। महाराष्ट्र कहाँ है? कौन है? महाराष्ट्र। एक है जो कली गोपाल, क्या है? कली गोपाल, ये भी लोक नृत्य है। इसके बाद देखा था खेल गोपाल, क्या है? खेल गोपाल जो भी है ये भी एक लोक नृत्य है। एक है होबना जाई, अजीब नाम है ना, होबना जाई। और एक किसी प्रकार से झूमुरा, कौन है भाई? झूमुरा और बुगुरुम्बा, ये सभी भी जो है ये कहाँ का है? असम का ही लोक नृत्य है। ये सब भी क्या है? असम के ही लोक नृत्य है। आपको इतने सारे लोक नृत्य असम के याद रख लेने हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ये जो है कली गोपाल और बुगुरुम्बा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक ये होबना जाई, तो इन तीनों को तो कम से कम आपको याद रख लेना है। मालूम है आपको मन में चल रहा होगा कि बहुत सारा याद करना पड़ता है, बाप रे। तो क्या किया जाए भाई, सबको पढ़ना है। इतना इजी पढ़ के जाइएगा बिहुला खाली, तो ये सब बिहुला नहीं देगा, ये आसान है। अब बिहुला बहुत पूछ लिया, बिहुला असम का है, सब बच्चे जानता है। तो इस प्रकार से 6वां हो चुका है। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आया होगा आपकी स्क्रीन पर। तो बोल रहा है 7 नंबर, सिखों के 5वें गुरु कौन है? सिखों के जो 5वें गुरु थे कौन थे भाई? तो सिखों के कुल कितने गुरु हुए थे? तो सिखों के कुल 10 गुरु हुए थे। आपको मालूम था 10 गुरु हुए थे। अब उसमें से 5वां पूछ रहा है, पहला नहीं और लास्ट अंतिम। ये सब बहुत लड़के याद रख लेते हैं, पहला और अंतिम। तो पहला कौन थे? तो पहला थे गुरु नानक सिंह या गुरु नानक देव बोलते हैं, गुरु नानक।
दूसरे थे गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। तो इसी प्रकार के आपको लाइन से याद रख लेना है, गुरु अंगद। और तीसरे थे गुरु अमर सिंह, अमर। चौथे थे गुरु राम। कौन थे? गुरु राम। पांचवें कौन थे? पांचवें थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे भाई? गुरु अर्जुन देव। छठवें थे गुरु हरगोविंद। कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह थे, गुरु हरगोविंद। सातवें थे गुरु हर राय। कौन थे? गुरु हर राय। आठवें थे गुरु किशन। कौन थे? गुरु किशन थे, गुरु किशन देव, शायद गुरु किशन सिंह बोल सकते हैं। नौवें नंबर थे गुरु तेज बहादुर सिंह, तेज बहादुर सिंह। और 10वें जो थे गुरु 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 गोविंद सिंह जो थे 10वें थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें, गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें थे। यहाँ से आपको याद रखना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है। गुरु नानक जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, तलवंडी में। तलवंडी राज्य की जिला है शायद पाकिस्तान का, लेकिन तलवंडी पाकिस्तान, आपको इतना याद रखना है, गुरु नानक का जन्म स्थान यही है। तो इस प्रकार से छठा 7वां क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। जरूरी नहीं है कि 5वां पूछा था तो 5वां का आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव ही हमारा राइट आंसर हो गया। अगर पूछ सकता है तीसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अमर सिंह। 7वें गुरु कौन थे? तो गुरु हर राय सिंह। इस प्रकार आपको 10 नाम कम से कम याद कर लेना है एक बार, और उस प्रकार से क्वेश्चन आपको इसमें से छूटेंगे नहीं। जरूरी है, क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर, किसी न किसी स्टेट में देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 7वां हो गया। चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन बोल रहे पीएच में पी का अर्थ क्या होता है? पीएच में 8वां क्वेश्चन है, पीएच में पी का अर्थ। पीएच मान आपने सुना है? पी का अर्थ क्या होता है बता दीजिए। पीएच में पी का अर्थ क्या होता है? तो पी का अर्थ जो होता है पोटेंज होता है। क्या होता है? पोटेंज। ऑप्शन में आपको पोटेंज ना देगा तो पावर दे सकता है, पावर लेकिन बच्चा जानता है पावर नहीं देगा, पोटेंज देगा। तो पी का अर्थ होता है पोटेंज। पीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म। अब बता दीजिए पीएच स्केल किसने बनाया था? पीएच स्केल जो था किसने बनाया था? तो सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक ने बनाया था पीएच स्केल। सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका होता है? सबसे ज़्यादा पीएच, सबसे ज़्यादा पहले सबसे कम का मान लेते हैं। सबसे कम कौन है भाई? सबसे कम पीएच होता है, सबसे कम पीएच HCl का होता है, हाइड्रोक्लोराइड का 0। कितना होता है? 0। और एक होता है H2SO4, इसका पीएच मान जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। कितना? 1। और सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे ज़्यादा किसका? तो सबसे ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का 14 होता है सबसे ज़्यादा। तो 7 से अगर कम रहे पीएच मान तो अम्लीय, और 7 रहे तो क्या होता है? उदासीन, और 7 से अधिक पीएच मान रहे 14 के बीच में तो क्षारीय पदार्थ की गुणवत्ता होती है। अब आप इस प्रकार बता दीजिए कुछ पदार्थों के पीएच मान जिनसे आपको क्वेश्चन बन सके। आंसू का पीएच मान क्या होता है? खून का पीएच मान क्या होता है? खून का। लार का पीएच मान क्या होता है? लार का तो 6.8 होता है। वर्षा का पीएच मान क्या होता है? वर्षा का। इतने से चीज़ों का कम से कम पीएच मान आपको मालूम है। तो आंसू का होता है 7.4 होता है आंसू का, और खून का भी 7.4 ही, और वर्षा जल का भी 7.4 से 8.4 के बीच ही होता है। अब समुद्री जल इसमें आता है। समुद्री जल का भाई, समुद्री जल का सबसे ज़्यादा 8.4 पीएच मान होता है। और इसमें जल जो होता है, जल का सिर्फ जल, कल वाला नल जो होता है हम लोग पीते हैं, उसका पीएच मान 7 होता है। आपको इतने सारे पीएच मानों को, वैल्यू को याद रख लेना है, और ये 100 पीएच मान से क्वेश्चन बनेंगे, वो यहाँ पे आपको सामने दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आया होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर।
बोल रहा है 9 नंबर, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अब की बार बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं मुख्यमंत्री, तो आपको इस प्रकार से सभी लोगों का नाम एक बार लिस्ट में हम बनाएंगे, उसी का वीडियो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से आपको ट्रिक्स याद करवाया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बने भाई, मध्य प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं, सीएम कौन बने, मोहन यादव बने हैं, जो मोहन यादव जो बने हैं वहाँ के सीएम बने हैं। और राज्यपाल वहाँ के कौन हैं, राज्यपाल आपको याद रहना है, ये तो याद करना इजी है, मंगू भाई छगन भाई अजीब इनका नाम है ना, मंगू भाई छगन भाई पटेल इनका नाम है। यहाँ पे देखिए यानी कि मध्य प्रदेश, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और बता दीजिए कि लोकसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में और राज्यसभा सीटें कितनी है, ये भी ट्रिक क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी कभी किस सीटों से क्वेश्चन आता है। तो मध्य राज्यसभा और लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा सीटें हैं 29 और राज्यसभा सीटें जो है 11 है। ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11 है। तो और इसमें अब क्या बता सकते हैं आप, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है, पन्ना माधव और फोसिल, बोरी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है, एक है संजय भी है, संजय गांधी नहीं, संजय सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है सबसे ज़्यादा। जो किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में करीब 11 है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम लिखे हैं, 2 आपको लिख लेना है खोज करके। इस प्रकार 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इस सेट में हम लोग 9 क्वेश्चन ही कर पाएंगे क्योंकि 10वां क्वेश्चन अभी रेडी नहीं हो पाया था, जल्दी में कुछ कारणवश कुछ काम है मेरे पास और ट्यूशन भी रहता है जो ऑफलाइन है, इसलिए मैं इसमें तनिक कम समय निकालता हूँ और वीडियो एक दिन लेट हो जाता है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। तो आपको कोशिश करूँगा कि हर दिन वीडियो देने की कोशिश करूँ, इसके लिए हमको माफ़ कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।